जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरकार में बड़े पदों पर बैठे गैर जिम्मेदार अफसर और सड़े हुए सिस्टम से जुड़ी हुई है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर इन दिनों सुर्खियों में है। यूं तो इस इलाके की पहचान यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की वजह से ये सुर्खियों में है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ब्लेम गेम हो रहा है। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और साथ ही एमसीडी को भी आड़े हाथों लिया। ऐसे में जरूरी है कि गैर जिम्मेदार अफसरों और सड़े हुए सिस्टम से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है हम लोग साइड में रोड पे खड़े होकर बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसा हम लोग के साथ डिटेन किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट को एकदम खत्म किया जा रहा है और जबरदस्ती की जा रही है। जितने भी लोगों ने अपना जान खोया है और जितने जो बेसमेंट में क्लासेज चल रही थी और एक क्लास में 1500 से 2000 बच्चे लगते हैं। आज सुबह ही पुलिस ने कुछ बच्चों को डिटेन किया और इस प्रोटेस्ट को जो पीसफुल था उसे डिस्पर्स करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अभी भी हम पीसफुली गैदर हो रहे थे, वहाँ पे भी पुलिस अपने फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। हमें एक बात बताओ, हम प्रोटेस्ट जब हम पीसफुली कर रहे हैं तो पुलिस हमें रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रही है प्रोटेस्ट से? वी आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, इट्स एन आर्टिकल, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ अस। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे में 3 युवाओं की मौत के बाद साथी छात्र इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इंसाफ की इस लड़ाई को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है और प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन डरा धमकाकर हिरासत में ले रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से मुखर्जी नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र जो सड़क पर पहुंच गए हैं और बाकायदा रोड ब्लॉक यहां पर कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके आप देख रहे हैं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है और सबसे खास बात यही है कि छात्र मानने के मूड में इस वक्त नहीं है। आप क्या कह रही है पुलिस? सर हमें हटाने की कोशिश कर रही है। हम बोल रहे हैं हमें आधा घंटा बैठने दीजिए, आधे घंटे में हम हट जाएंगे। ये लोग हमें फोर्स कर रहे हैं हटाने के लिए, कानून तोड़ने का हवाला दे रहे हैं, बट हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम अपना पीसफुली यहाँ बैठना चाहते हैं। आधे हमारी मांगे ये हैं कि जो रियल कैजुअलिटी है उसको, जो कैजुअलिटी जितनी हुई है एग्जैक्ट नंबर बताया जाए, जो जितनी सारी लाइब्रेरियां हैं जिनके फीस बड़े हैं उसको हटाया। देखेंगे कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पर प्रशासन हमारे पास नहीं पहुँच जाता है। हाथों में तिरंगा और दिल में न्याय की उम्मीद लिए ये छात्र प्रदर्शन तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक मौत के मुंह में समाये छात्रों के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता। ओल्ड राजेंद्र नगर में आज प्रदर्शन का चौथा दिन है और प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये उनके हक की लड़ाई है और ये यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें इंसाफ का भरोसा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का आरोप है कि उनकी मांगों को सुना ही नहीं जा रहा, जिसके बाद इनका प्रदर्शन भूख हड़ताल में बदल चुका है। राव आईएएस के सामने बैरिकेडिंग के अंदर बैठे ये छात्र जो पिछले कई दिनों से धरने पर थे, अब भूख हड़ताल पे आ गए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनकी बातें, जो इनकी मांगें थी वो सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए ये अब धरने की जगह इन्होंने भूख हड़ताल पर ये बैठ गए हैं। तमाम ये देखिए यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं, ये उसी वारदात के बाद से, हादसे के बाद से ये सभी के सभी छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे थे। कब से आप लोग बैठे हैं? हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जिस टाइम घटना हुई उसके जस्ट बाद से हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन प्रोटेस्ट की मेन मांग क्या थी? और कल हम लोग 3 बजे से हंगर स्ट्राइक पे हैं। मांग क्या थी आपकी और क्यों प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक में बदला? एक्चुअली हमारी मांगे बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। क्या ये बता? हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जिनके बच्चे डेथ हुए उस घटना में।
ये मांगे अभी बिल्कुल मांगी नहीं, ये पूरी नहीं हुई। प्रदर्शनकारी छात्र लापरवाही का शिकार हुए युवाओं के पीड़ित परिवार वालों को मुआवजे के साथ ही अवैध लाइब्रेरी और ऐसे संस्थानों को पूरी तरह बंद करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सर और मांगे हैं कि जितने भी इलीगल लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में चल रही हैं उनको बैन करना चाहिए। और जो किया सीज तो किया, कल काफी को सीज किया, 2-4 कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फिर से एक हफ्ते बाद खुल जाएंगी। उन्हें परमानेंटली सीज की मांग है। और जो इसके मेन कल्प्रिट हैं, जो इस घटना के मेन कल्प्रिट है, जो एमसीडी ऑफिशियल्स हैं और जो राउज एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर एफआईआर हो। कल डेलीगेट्स गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सर, वो भी रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट करके भेज दिया, हम लोग के बीच से लीडर को लिया ही नहीं। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों का दावा है कि अवैध रूप से चल रहे बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटरों पर एमसीडी की कार्रवाई के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर और इसके आसपास के इलाकों में लाइसेंस प्राप्त लाइब्रेरियों ने अपनी फीस दोगुनी कर दी है। लाइब्रेरियां ऊपर थी, टॉप पे थी, उन्होंने अपनी रेट 3 गुना ज्यादा कर दिया। 3-3 हजार रूपये लाइब्रेरी के ले रहे हैं। अभी पहले वही 1000-1200 रूपये रेट हुआ करता था, अब 3-3 हजार रूपये लाइब्रेरी का रेट ले रहे हैं वो। और अभी कुछ दिनों बाद मेंस का एग्जाम है, तो बच्चे इतनी गर्मी हो रही सर, आप देख रहे हैं, तो इस पे जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वहीं इस हादसे से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें हादसे का ठीकरा कोचिंग संस्थानों पर ही फोड़ा गया है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि इन कोचिंग सेंटर ने नालियों पर अवैध निर्माण करवाया है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। शुरुआती जांच रिपोर्ट में भले ही कोचिंग संस्थान को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया हो, लेकिन सवाल यह है कि मनमानी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने आंखें क्यों मूंद रखी थी। अगर इन एजेंसियों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई होती तो ये हादसा न होता। हालांकि दिल्ली सरकार किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और प्रीत विहार में अब तक 30 बेसमेंट सील किए गए हैं और कई कोचिंग सेंटर को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हैं, बेसमेंट्स हैं, उनको सील किया गया। मेजरली राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, प्रीत विहार में, और पूरी दिल्ली में 200 प्लस, मतलब 200 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन सबको शो कॉज नोटिस दिया गया है और आज से और आने वाले समय में उन सभी कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट को सील किया जाएगा। इस बीच कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान 3 छात्रों की मौत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी दिखाती हैं। ये सब मिलीभगत से हुआ है, सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं, किसी एक को जिम्मेदारी तय करनी होगी।
कोर्ट ने कल तक कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने एमसीडी डायरेक्टर को उपस्थित होने का आदेश दिया है और कहा है कि एसी में बैठे सीनियर अधिकारियों को बाहर निकलना होगा। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। बता दें कि दिल्ली में 4 साल पहले मास्टर प्लान दिल्ली 2021 तैयार किया गया था। मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली में सीमित जगह और ज्यादा आबादी को ध्यान में रखते हुए बेसमेंट को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में बेसमेंट के क्या नियम हैं। बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन की जगह होनी चाहिए। बेसमेंट की ऊंचाई 2.4 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। 50 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। बेसमेंट में सरफेस के ड्रेनेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट होने चाहिए। बेसमेंट में किचन, टॉयलेट या बाथरूम नहीं होना चाहिए। संचालक के पास दिल्ली फायर सर्विसेज और समकक्ष अथॉरिटी की परमिशन होनी चाहिए। दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद पूरे देश में कोचिंग संस्थानों पर नकील डालने की मुहिम शुरू हो गई है। पटना में चर्चित टीचर खान सर के कोचिंग पर प्रशासन ने ताला लगा दिया। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद पटना में जिला प्रशासन की टीम भी एक्टिव हुई है। कल हमने देखा जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो पटना के अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जायजा ले रहे थे और पटना के जो चर्चित शिक्षक हैं खान सर, उनके कोचिंग पर भी जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये खान ग्लोबल स्टडीज है जो बोरिंग रोड में है और यहाँ पर ताला लटका हुआ है। पहले यहाँ क्लासेस चल रहे थे लेकिन आज यहाँ ताला लटका है। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि कोचिंग को फिलहाल बंद किया गया है। वहीं जीएनटी की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। हमने अवैध कोचिंग संस्थान के खिलाफ मुहिम चलाई है। हमने मंगलवार को देश के कुछ अवैध कोचिंग संस्थानों की पड़ताल की थी जिसमें लखनऊ की ये कोचिंग भी थी। हमारी खबर के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। तो राजधानी लखनऊ में अवैध कोचिंगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आज तक की खबर का असर हुआ है और ये वही कोचिंग है जहां से आज तक ने कल रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था यहाँ पर लटकता हुआ तार और यहाँ कोचिंग सेंटर का बोर्ड, और दोनों ही आप देखें आज यहाँ से गायब है। ना तार लटक रहा है और ना ही यहाँ पर कोचिंग सेंटर का कोई बोर्ड है, जबकि कल की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर का बोर्ड था। यहाँ पर देखिए कितनी सफाई से काम किया गया है। कल ही हम यहाँ आए थे और यहाँ पर सारे बोर्ड्स कोचिंग के हटा दिए गए हैं। ये ऊपर तक यहाँ बोर्ड्स लगे हुए थे। कोचिंग वाले जो अवैध तरीके से बच्चों की जान हथेली पे रख रहे हैं वो डर के मारे अब यहाँ से एक्शन के बाद भागना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर हादसों के बाद भी शासन प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? आखिर वक्त रहते इन कमियों पर गौर क्यों नहीं किया जाता? ऐसे में जरूरी है कि गैर जिम्मेदार और सड़े सिस्टम से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पटना से शशि भूषण, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रामकिंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे।